तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बारी फिर मेरे पॉडकास्ट चैनल पर, जहाँ पर हम अपने कुछ ऐसे गेस्ट को लेकर आते हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री से होते हैं या मेडिकल इंडस्ट्री से होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जिम को देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज एक फिटनेस एंथुसियास्ट और एक बॉडी बिल्डर्स जो हैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। उनका नाम है राहुल, जो IFBB प्रो चैंपियन है। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनके साथ ये चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो राहुल भाई, एक बारी दोबारा से स्वागत आपका। हम दूसरी बारी शो कर रहे हैं इकट्ठे। हाँ, बहुत टाइम हो गया। हाँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। क्या वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। तो हम दोबारा से शुरू करेंगे भाई, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी बॉडी बिल्डिंग में आने के लिए। मेरी इंस्पिरेशन, हाँ कोई नहीं। स्टार्टिंग से बस यही है कि पैशन था मुझे ना, एक जिम का कि क्रेज था कि मैं लोगों को देखता था बॉडी बहुत सारे लड़के हमारी यंग एज के, तो वो रोड पे निकलते थे तो काफी अच्छा लगता था उनको देख के। तो मैंने कहा यार मैं भी थोड़े डोले वोले बनाऊं, वर्कआउट वगैरह स्टार्ट करूं। तो जिम जाना चालू करा। एक दोस्त था मेरा, मैं काफी टाइम वीडियो में बता चुका हूँ, गुज्जर था वो, मनीष गुज्जर के नाम से था। तो उसकी तगड़ी बॉडी थी, तो मेरे को उसकी बॉडी देख के ज्यादा अच्छा लगता था। मैं उसी के साथ, वो दूध देने के लिए जाता था, तो मैं उसी के साथ जाके मैं कहा भाई मैं दूध ऊपर दिया करूंगा, तो मुझे जिम करा दे फ्री में। पैसे तो होते नहीं थे, छोटा था। कहता तुम कितने साल की बात कर रहे हो आप? कितने साल के? ये उस टाइम पे 12 साल का था। अच्छा, 12 साल के। हाँ, यही दिल्ली में? हाँ दिल्ली में। अच्छा, दावड़ी मोड़ पे वहाँ की मेरी रिहाइश है। तो उनके साथ आपने ऐसे एडजस्टमेंट कर ली कि मैं वो दूध देने जाता था। तो फ्लोर में उस टाइम लिफ्ट नहीं होते थे, द्वारका में फ्लोर होते थे ना, फ्लैट होते थे। तो 3rd फ्लोर तक, तो मैं छोटा था, वो उसका मन नहीं करता था जाने का। तो कहता था तो दूध दिया, बस वो डाल के मुझे डोलची में दे देता था और मैं जाके दूध दिया था। उसके बदले मुझे जिम मिल जाती थी करने को, फ्री में, कोई पैसे भी लगते थे। तो 12 साल की एज में ही आपने मतलब ये डिसाइड कर लिया था कि आपको जिम करना है? हाँ, मतलब मुझे नॉर्मल रिलेटेड। अच्छा, तो यही आप इंस्पिरेशन बाहर जो लोगों को देखते थे उससे ही आप इंस्पायर हुए कि मेरे को, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग का डे 1 पर डिसाइड नहीं कर सकते आप, धीरे धीरे ही वो जो है ना, वो तो मुझे डेवलप होता है। 10 साल वर्कआउट करने के बाद भी मुझे नहीं लगा कि मैं बॉडी बिल्डर बन सकता हूँ। 10 साल के बाद किसी ने सडनली मुझे बोला 2015 में कि यार राहुल तेरी बॉडी ना इस लेवल की है कि तू बॉडी बिल्डर बन सकता है। अच्छा, अब मुझे पता नहीं था कि उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग होती क्या है। तो उसने मुझे गुरुजी को दिखाया, एक स्टूडेंट को दिखाया गुरुजी के, बोला ये होती है बॉडी बिल्डिंग, देखने गेम दिखाया उन्होंने मेरे को। फिर मुझे समझ आई कि हाँ, मतलब इसके शो भी होते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी कोई चीज। 2014 में? हाँ, 2014 में। तो 15। तो आप बोल रहे हो कि गुरुजी को दिखाया, तो कौन थे? मुकेश सिंह गहलोत। अच्छा, मुकेश भैया। ओके, तो आपके पहले गुरुजी वही? हाँ जी, वही थे। तो बताइए, मैं देख रहा हूँ आपके जिम में भी उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह लगी हुई है। जब मैं गुरुजी के पास, जब मैं जिम डालने की बात करी गुरुजी से, तो मैंने कहा गुरुजी नाम क्या डालूं जिम का? तो उन्होंने बोला राहुल फिटनेस से अच्छा क्या नाम हो सकता है, द जिम के नाम से गुरुजी के। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, तेरे को अपना ब्रांड बनाना है, तो तुझे ब्रांड बनना है, तो अब अपने नाम को ही ऊपर लेके जा बेटा। फिर उन्होंने राहुल फिटनेस, उन्होंने ही बोला कि राहुल फिटनेस डालो, उन्होंने ही नाम दिया एक तरीके से, और फिर बस उसी पे चल रहा हूँ आज तक। तो थोड़ा आप और बताएं शुरू के टाइम पे, जैसे जब आपने जिम शुरू करा या जब आप मुकेश भैया के साथ आपने ट्रेनिंग शुरू करी, तो वो फेज आपका कैसा था? बहुत टफ फेज था। उस पता है आपको, बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम है, बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करे, पैसा भी खत्म हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी, मन करता था छोड़ दूं चीज़ों को लेकर के। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं एक दिमाग में था कि नहीं यार, दुनिया सक्सेस हो रही है तो तू भी कभी ना कभी सक्सेस होगा, बस इसको लेके चलते रहे, घबराना नहीं। उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं। वाइफ पीछे सपोर्ट करती थी, तो मतलब 4 साल तो ठीक निकली, क्योंकि पैसा था। जब वो शेविंग खत्म होगी ना, तो उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। मतलब यहाँ तक कि नौबत आ गई कि जिम छोड़ दूँ, कोई करियर नहीं है इसके अंदर। और फिर कहते हैं ना कि एक बहुत घने अंधेरे के बाद एक उजाला आता है, सूरज फाड़ के निकलता है। तो अपने साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने देखा आप बड़े स्पिरिचुअल भी हैं और बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं अपार्ट फ्रॉम योर जिमिंग एंड ट्रेनिंग। तो वो नॉलेज आपने कहाँ से ग्रहण करी? मतलब कहाँ से आपने वो सीखा ये सब, एक स्पिरिचुअल नॉलेज? हाँ, जैसे मेरे गुरुजी है प्रेमानंद जी, तो मैं भागवत सुनता हूँ, भगवत गीता। अच्छा। उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। अगर आप उसको पढ़ते हो तो उसमें हर समस्या का समाधान है। तो लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना, उसी से सीखा है सारी चीज। लोगों को इंस्पायर करना,
कभी नेगेटिव थॉट नहीं लेके आना, हमेशा पॉजिटिव रहना और मेहनत करते रहना, और जो आपका है वो आपको मिलेगा जब समय आएगा। तो वो सारी चीजें मैंने वहां सीखी, और मैं ये नहीं कि वहां से मैंने सुना और उसके ऊपर अमल नहीं करा। मतलब जो चीज वहां लिखी है ना वो चीज मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ, कि भगवत गीता का फायदा तभी है आपको पढ़ने का या सुनने का, किसी भी गुरु को सुनो तो उसको अमल भी करना है अपने ऊपर, और जब आप अमल करते हो तो आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो, पॉजिटिव रहते हो, लोग आपसे मोटिवेट होते हैं। वहीं से ही जो भी आप शिक्षा वहां से ग्रहण करते हो वही आप अपने आगे पास आउट करता हूँ, जिससे मेरी नॉलेज और भी ग्रो होती है, और कहते हैं ना मेरा सिक्स सेंस भी बढ़ता है कि माइंड में वो चीज आप जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी बार लोगों को बोलोगे, तो वो कहीं ना थॉट करेक्ट नॉलेज हमेशा बांटने से ही बढ़ती है। ठीक है, तो आपके एक जो पहले गुरुजी हो गए वो मुकेश भैया हो गए, उसके बाद भी कोई गुरुजी थे? मेरे कुलदीप सिंह यादव जो भाई है ना, तो 4 5 6 साल ट्रेनिंग करने के बाद फिर मेरे को कुलदीप भैया मिले। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे 2 साल ट्रेनिंग कराई, फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, 1 साल उनका गैप हो गया, फिर अगेन मैं दोबारा मिल गया उनसे। तो अभी आप उनके अभी मैं अंडर ही कर रहे हैं आप? अच्छा, क्योंकि मैंने लास्ट जो प्रो शो हुआ उसके बाद मैंने उनका एक रील देखा जिसमें उन्होंने बोला कि अब वो ट्रेन नहीं करूंगा। नहीं, वो ट्रेन नहीं करते वो, लेकिन हमारा ये है ना फैमिली रिलेशन है काफी टाइम से। मैं उनका आपको बताऊं तो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट का मैं ही हूँ। कभी भी आप कुलदीप भाई से पूछोगे, भैया से पूछोगे ना कि आपका कोचिंग करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपका फर्स्ट स्टूडेंट कौन है, तो फर्स्ट स्टूडेंट ही मैं उनका। तो ऐसा भी है कि राहुल भाई जैसे बहुत सारे और जो कोचेज हैं या गुरुज हैं वो ये चाह रहे हो कि आप उनके साथ ट्रेनिंग करें क्योंकि आप सुपरस्टार हो बॉडी बिल्डिंग के, तो आपके साथ अगर वो जुड़ेंगे तो उनका नाम भी जो है फेमस हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, सारे टीचर ही है जो इस इंडस्ट्री के अंदर कोच है, जो मेरे सीनियर है वो सारे ही मेरे गुरु है। अगर मुझे उनसे कुछ सीखने को मिला तो मैं जरूर सीखूंगा, लेकिन मेरा कोच जो अभी है रिसेंटली वो तो मेरे भैया ही है, और मैं इनको छोड़ के कहीं जाने का मेरा मूड नहीं है। मुझे लगता है कि मैं लंबा चलूं इनके साथ। लंबा चलूं मतलब आप क्या, आपका वो है होराइजन? मतलब मेरा एक ही गोल है, देखो लाइफ में ना मैं उस पायदान पे हूँ, जैसे कि आप ये सोचो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपके कुछ ड्रीम्स होंगे ना। आपको किसी को पैसा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, सबके अपने में चीजें होती है। तो मैं आपसे जैसे पूछता हूँ कि आपको क्या चाहिए अभी, मतलब आपको लाइफ में और क्या क्या चीज चाहिए बताओ। मेरे से पूछ रहे हो? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं मतलब एक हम जैसे लोगों का तो यही है कि हम सक्सेसफुल रहे, अपनी फैमिली को खुश रखें, यही जो छोटे गोल्स होते हैं। नहीं, ये तो खुश है फैमिली। आगे आपको क्या चाहिए होता है ना लोगों को कि यार मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को तरक्की तो हर कोई करना चाहता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की मिले, आपको शोहरत मिले, आपको पैसा मिले, तो ये तो सब। अब मेरे से कोई पूछता है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, मतलब मेरे नहीं वाला था आपसे, मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, मतलब मैं संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से। मतलब भगवान ने मुझे इतना दिया ना जितनी मेरी औकात नहीं थी। आप ये देखो कि मैं बहुत ही, मेरे माता पिता, हमारा अपना घर ऐसा नहीं है, और मिडिल क्लास फैमिली से है। एक पिताजी कमाते थे, हम 5 भाई 4 भाई, एक बहन खाती थी, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं था, अच्छा घर था, सब कुछ था। लेकिन मैं जब घर से बाहर निकला तो मैं कहीं ना कहीं बहुत 10 रुपए का नोट मेरी जेब में था उस टाइम पे, तो वहां से लेके यहाँ तक का सफर, आज परमात्मा की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है। जो मन करता है वो खरीद लेता हूँ, कहीं जाना होता है चले जाता हूँ, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, जो चीज चाहिए वो अपने आप आ जाती है। ठीक है, तो मतलब मेरा ये है कि सब कुछ मिल गया लाइफ में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओलंपिया का मुझे मेडल चाहिए, क्वालिफिकेशन मिल जाए तो ठीक, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ संतुष्ट हूँ। कहते हैं ना, मुझे बहुत दौलत नहीं चाहिए, मुझे एक गाड़ी, ये बंगला कुछ नहीं चाहिए। मैं जो अभी कर रहा हूँ रिसेंटली, मैं इसमें बहुत खुश हूँ, और बच्चों को ट्रेनिंग कराता हूँ। ठीक है, मेरी फैमिली खुश है, मेरे माता पिता खुश है। ठीक है, मेरे बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, मैं कमाता हूँ, वो अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे हैं, तो संतुष्टि ही सब कुछ है। बाकी आप चीजों के पीछे भागते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप परेशान रहोगे, और जो आपका है ना वो चल के आएगा, सोचने से कुछ भी नहीं होता। तो मतलब लाइफ में मेरा ये है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुझे अगर आज दोबारा से वापस फेंक देगा ना मेरे को नीचे कि जा तू दोबारा से वहां, तो जा दोबारा ऑटो चला, जाके बैंक में जॉब कर, तो मैं वो भी रेडी हूँ, तैयार हूँ, और फिर मैं यहाँ तक वापस आ जाऊंगा। इतना ट्रस्ट है मेरे को। तो सबसे बड़ी चीज है संतुष्टि। अगर आपके पास संतुष्टि है तो आपके पास सारी चीज है, नहीं तो आप वो होता है ना कि 99 को 100 करने में लगे रहो, वो कभी 100 नहीं होंगे। तो
अभी आपने जो चीज बोली, अब क्या है कि आई एम श्योर आप बहुत सारे पॉडकास्ट भी करते होंगे, इंटरव्यूज भी लोगों को देते होंगे, बट मेरा आइडिया यही है कि मैं कुछ अलग से लोगों को बताऊं आपके बारे में। तो अभी आपने बोला ऑटो भी चलाया और बैंक में भी काम कर रहा है, तो ये कब की बात है? और जब मैं 11th में था तो मेरी मैरिज हो गई थी, मैंने पहले बता रखा है। 11th में मेरी मैरिज हो गई थी, तो बेबी भी मेरा था, ठीक है, 12th में। तो उस टाइम पे मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरे को सर्वाइव करने के लिए फैमिली को मुझे सर्वाइव कराना था, और मेरे को एजुकेशन भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं 12th नहीं करूंगा तो मेरी कहीं जॉब नहीं लगेगी, मुझे ग्रेजुएशन भी करनी थी। तो उस टाइम पे मैंने 2 साल ऑटो चलाया 11th और 12th में, कि मेरी एजुकेशन भी पूरी हो जाए और मैं अपना काम भी कर सकूँ। फिर मेरी 12th क्लियर हुई, जब मैं ग्रेजुएशन गया फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो मेरी जॉब लग गई बैंक में, SIPL कंपनी थी, एक्सिस बैंक से अटैच थी। तो मैंने वहाँ पे जॉब करी 6 साल। फिर वहाँ से पैसा अर्न करके 7-8 लाख रुपए PF वगैरह सारा उठा के फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी। तो लोगों को बहुत सारे को मिथ है कि राहुल तो ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग करने लग गया बिना पैसों के। तो ऐसा नहीं है, मैंने पैसा एक एक बचाया है। ये लगा लो मैंने पैसा कब से बचाया, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मेरी बेटी 3 साल की हुई, तब से मैंने पैसा बचाना चालू करा, बचा बचा के कि भाई अब मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। वो पैसा बचा के फिर मैंने 10-10 रुपए मैं खर्च नहीं करता था कि यार मेरे गेम में काम आए, मेरे गेम में काम आए। जब 7-8 लाख रुपए हो गए तो मैं इस गेम में घुसा हूँ। मैं कोई ऐसे ही नहीं आ गया था गेम के अंदर। और जब वो सारी चीज खत्म हो गई, फिर बहुत सारा मेरे ऊपर लोन हो गया, ठीक है, फिर लोगों का प्रेशर लग गया, तो जाके मैं सक्सेस हुआ। तो कब सक्सेसफुल, कौन से ईयर में और कौन सी गेम के बाद? या चिराई क्लासिक के बाद 2017 कौन सा क्लासिक? चिराई क्लासिक 17-18 में था, 18, हाँ 17-18 था ओवरऑल मारा मैंने। वहाँ पे मुझे कुछ पैसे मिले, फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो लोग मुझे जानने लग गए, फिर मेरे पास ऑनलाइन क्लाइंट्स आने लग गए, मैंने सप्लीमेंट की शॉप डाली। तो ऐसे सर्वाइव करते करते लोगों का सपोर्ट मिला, बहुत सारे दोस्तों का, मेरे से सप्लीमेंट परचेज करते थे, तो वहाँ से मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई। और फिर एक सडनली जिम डाला, जिम ऐसा डाला कि ये ऐसा चला कि सारी चीज़ें अपने पास 2-3 साल में ही, 18 के बाद से लेकर आज तक 3 साल लॉकडाउन होने के बाद भी मैंने बहुत सारी शेविंग कर ली, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर लिया। तो राहुल भाई, मतलब सॉरी ये थोड़ा सा आपका पर्सनल क्वेश्चन है, बट मैं वैसे जनरली जानना चाहता हूँ आपसे, जो अभी आपका क्या कहते हैं, एक इकोनॉमिक्स जो घर की चल रही है, वो ज्यादा आपके जिम की मेंबरशिप से बेस्ड है, या जो आपके भी करंट स्पॉन्सर्स हैं? आप मेरे को जो जिम है ना, जिम पे देखो कुछ नहीं बचता, क्योंकि मेरा जिम ऐसी जगह पे विजिबिलिटी नहीं है, जैसे कि आपने दिखाई है, ना कोई बोर्ड है ना कुछ है। तो जिम में क्या है कि 25-30 हजार मुझे जिप्सी भरने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, मेरा सप्लीमेंट का काम है, वो बहुत बढ़िया चल रहा था पहले, अभी थोड़ा बीच में ये भी ठंडा हो गया। अभी जो मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स है ना, वहां से पैसा आता है तो मैं यहाँ पे भरता हूँ, या स्पॉन्सर आते हैं तो मैं यहाँ पे भरता हूँ। तो मेरा एक तरीके से ऑफिस है, अगर 40-50 हजार रुपये इसमें लॉस भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इतना साइड में मैंने मेरा और भी बहुत सारे काम है, तो मैं वहां से इसको पूरा कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कि जिम मतलब नहीं चल रहा तो मैं जिम बंद कर दूं। मेरा बहुत सारे मेरे भाई है जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारी पूरी टीम है, वो कहाँ जाएंगे लोग। तो ये चल रहा है जैसे भी, बाकी परमात्मा टेंशन नहीं है, जब चीजें कोई चीज कम पड़ती है तो कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाती है, किसी से लेना नहीं पड़ता, वो अपने आप भेज देता है कहीं ना कहीं से। तो बेसिकली आपने मोर ऑफ इसको स्कूल चला रखा है, ताकि आप नए जो बच्चे आ रहे हैं उनकी आप हेल्प कर पाए, उनको सपोर्ट कर पाए, मैं उनको ट्रेनिंग करा पाऊँ अच्छे से, उनको सक्सेस कर पाऊँ, क्योंकि मैं तो सक्सेस हो गया हूँ, कहीं ना कहीं वो मुझे फीस देते, मेरा घर तो चलता ही है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ सक्सेस तो मैं हो गया ना, मेरे को भी लोग जानते हैं, मेरे को ब्रांड भी है, सारी चीजें, मुझे ये सब कराने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे बॉडी बिल्डर जो है ना, बच्चे यूथ भटक रहा है, आपको पता है कैसे कैसे कोच है इंडस्ट्री के अंदर, मतलब लोगों को पागल बनाया जा रहा है, पैसे ले लेते हैं, ट्रेनिंग नहीं है, सामान नहीं बताते, चीजें नहीं बताते, स्टिकर हटा के सामान दे रहे लोगों को, तो कहीं ना कहीं वो बेचारे बच्चे भटक रहे हैं, और पैसा भी वेस्ट हो रहा है, उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, उनकी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं अपने लिए सोचता हूँ ना, मैं वो बच्चों के लिए कर सकूँ, क्योंकि जब आप अपने लिए सोचते हो ना, तो आप किसी बच्चे के साथ गलत नहीं कर सकते। तो आप ये जो मार्केट में चल रहा है, जो भी आप बोल रहे हो, जो अलग कोचेस कर रहे हैं, उनको उन सबको रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हो? उन सबको रोकने के लिए सिंपल सा है कि मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, गुण मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, गुण मिले तो गुरु मर बनाओ, वरना रहो अकेला। तो कोच को हमेशा, किसी भी कोच को ना अच्छे से रिव्यू करके 10 लोगों से पूछ के, जो उनके पहले से स्टूडेंट है उनसे पूछ के, वो आपको कभी गलत नहीं बताएंगे। सर्च करो अच्छे से, उनके अंदर देखो आप कितने बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं, कितने बच्चे उनके बीमार हो रहे हैं, कितनों को प्रॉब्लम्स आ रही है, सारी चीजें इकट्ठी करके वो कैसे गाइड करते हो, वर्कआउट करा रहे कि नहीं करा रहे, जब जाके कोच चुनो अपना। क्योंकि पैसा और हेल्थ,
पैसा तो चलो फिर भी आ जाएगा, लेकिन हेल्थ की तो वो दोबारा नहीं आएगी। नहीं, ये तो वो हो गया राहुल भाई जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास आ रहे हैं, हाँ। बट मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ जो उसको रोकने के लिए हाँ, इसको रोकने के लिए क्या आप कुछ ऐसा कदम उठा सकते मैं हो? सबसे पहले तो कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, अगर कोई और ऑप्शन है आपके पास बॉडी बिल्डिंग के अलावा, तो मैं पहले मना करता हूँ, हर स्टूडेंट को मना करता हूँ मैं। बेसिकली आप किसी बच्चे से मेरे पूछना, मैं पहला जवाब होता है भाई बॉडी बिल्डिंग ही करनी है और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेकार गेम है। मैं सारी चीज बताता हूँ उनको इसके बारे में, जरूरी नहीं कि आप सक्सेस हो जाओ सर। अब बिजनेस के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप इसमें ग्रो कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू, जिम के थ्रू, सप्लीमेंट की शॉप के थ्रू, ठीक है ना। तो वो सारी चीज बताने के बाद जब वो बोलते हैं ना कि नहीं गुरुजी हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें यही करना है, तो फिर मैं बोलता हूँ आजा भाई करते हैं। बाकी दूसरे कोचों को रोकने के लिए तो देखो वही अवेयरनेस चाहिए, ठीक है। उसके लिए अगर मैं किसी को बोलूंगा तो फिर होता है ना कि कंट्रोवर्सीज बनेगी, तो मैं बोलता कुछ भी नहीं हूँ, बस मैं अपनी तरह से ये सोचता हूँ कि बच्चों को अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग करा सकूँ। जब अच्छे ट्रेनिंग करेंगे तो उनको पता लगेगा, उनके जो फ्रेंड सर्कल है कोई बाहर कर रहा होगा तो उनको पता लगेगा कि भाई जब उनको रिजल्ट मिलेगा और जो दूसरे लड़के होंगे उनको कोई प्रॉब्लम्स होगी तो पता चल जाएगा कि क्या वो है, मतलब डिफरेंस क्या है राहुल भैया में और अदर कोचों में, कुछ भी। अवेयरनेस के लिए तो वही है, आपको पता है। नहीं मतलब मैं वो समझ गया राहुल भाई, बट ये है ना कि जैसे आप इस समय इस फ्रेटर्निटी के बॉडी बिल्डिंग की अगर बात करूं तो काफी फेमस है और काफी मतलब एक तरीके की आपका एक दबाव है इंडस्ट्री में, आप इन्फ्लुएंस लोगों को कर सकते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने ही प्लेटफॉर्म के थ्रू बाकी सब कोचेस को भी कुछ ऐसी रील्स बनाकर डालें या कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो इस पर कुछ किस तरीके की कोई रेगुलेशंस लगाएं? लेकिन वही बात है ना, कंट्रोवर्सी वाली बात आ जाती है, फिर सारी चीजें फिर कहीं ना कहीं वीडियोस का सिलसिला चालू हो जाएगा, मैं अपने ध्यान गोल से भटक जाऊंगा। लोग, आप समझ रहे हो ना, मतलब मैं समझ क्या गया, कहना चाह समझ रहा हूँ। गया। हाँ, वो यहाँ पे बोलना बहुत ठीक नहीं रहेगा। तो चल रहा है, लोग आते हैं, मतलब घूम फिर के आते हैं, फिर वो जब मेरे को चीजें बताते हैं ना लोगों के बारे में, लेकिन हम उनके बारे में बोल नहीं सकते कुछ भी, गलती हमारी है ना, क्योंकि हमने चुना है ना बंदा, कोच हमने चुना है, हमने ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं करा, कल कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। तो उसके बारे में मैं भी कोई वर्ड नहीं बोल सकता। मैंने जो पहले जो हो गया सो हो गया, आप जहाँ भी थे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब आप मेरे पास हो तो मैं अब स्टार्टिंग से आपको पूरा रिसर्च करके भाई पूरे आपके ऑर्गन चेक करके उसके बाद प्रेप स्टार्ट करेंगे, और अपने माँ बाप से बात करा था पहले तो। अच्छा, आप ये सब करते हैं? हाँ, बहुत जरूरी बात। ठीक है। अच्छा राहुल भाई ये बताएं कि जैसे कोई भी एक अच्छा कंपटीशन होता है या शो होता है, तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरी में लोग खेलते हैं? मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ सिंप्लीफाइड टर्म्स में। ज्यादातर वही है कि आपको इंडिया में तो 4 ही होती है, मेंस फिजिक, क्लासिक, बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, और एक आपका बिकनी वगैरह भी होती है, ठीक है, फीमेल्स के लिए बिकनी बॉडी बिल्डिंग होती है, और अपना दिव्यांग जो होते हैं हमारे भाई, हाँ वो भी अभी लेटली शुरू हो गया। 5 कैटेगरी होती है टोटल। 5 कैटेगरी होती है, तो थोड़ा सा हम सिर्फ उसी पे ही स्पेसिफिक रहते हैं। एक होती है 212 बॉडी बिल्डिंग, वो आपका 212 और ओपन बॉडी बिल्डिंग ओलंपिया में चलती है। अच्छा, जैसे शेरू बाजी में चलती है, शेरू क्लास, जो प्रो शोज होते हैं। प्रो शो होते हैं। ओके, वो सिर्फ उसमें ही चलती है। उसमें। तो थोड़ा सा बताओ तो सही कि होता क्या है 212 बॉडी बिल्डिंग में, और जो एक मेन 100 से नीचे वाले जो होते हैं ना वो 212 में आते हैं, 100 से ऊपर वाले जो होते हैं ना वो ओपन बॉडी डिवीजन, ओपन बॉडी बिल्डिंग। ओपन बॉडी बिल्डिंग तो 100 kg से अगर नीचे है तो वो 212 में आएगा, नहीं तो उसके ऊपर उससे प्लस। हाँ, सारे वो सिर्फ एक कैटेगरी में आते हैं सारे एक कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, और 2 ही कैटेगरी होती है वहाँ पे, 220 और ओपन। हाँ, तो वो तो फिर काफी टफ रहता होगा। वो बहुत टफ होता है, क्योंकि कोई 110 किलो का भी हो सकता है, कोई 120 किलो का भी हो सकता है, उसका मसल मास ज्यादा हो सकता है। सही है, मसल मैच्योरिटी भी आई होती है। तो कभी आपने सोचा उसमें पार्टिसिपेट करने? मेरा तो लेग्स में इंजरी है। इंडिया से तो आपको पता है 212 अभी ओपन तो खैर बहुत दूर दूर तक ही नहीं है कोई भाई। 212 में तो जैसे सुनील भाई है हमारे, ठीक है ना, और एक भैया और है हमारे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, अब शायद वो खेलेंगे, पहले वो क्लासिक खेलते थे। अच्छा, उनका नाम मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और एक नरेंद्र भैया है हमारे, वो 212 अभी वो खेल रहे थे, अगर वो जीत जाते हैं ना तो वो 212 में कंप्लीट करते, लेकिन वो सेकंड आए थे। ठीक है, तो मुझे 2 ही बॉडी बिल्डर दिख रहे थे फिलहाल जो मतलब 212 टफ है थोड़ा। 212 में कर रहे हैं। 212 से भी टफ ओपन डिवीजन, वहां तक तो अभी पहुंचा ही नहीं। हाँ, वहां तो इंडिया से तो कोई है ही नहीं। और मेरी लेग्स ठीक हो जाए तो मैं तो पहले क्लासिक खेल लूं, क्लासिक के बाद अगर वेट इंक्रीज होता है तो 212 जाने की सोचूंगा। तो क्लासिक फिजिक और मेंस फिजिक में क्या फर्क है?
मैं क्लासिक फिजिक जो है ना पूरी इक्वल आपकी बॉडी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक। और मेंस फिजिक आपका जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं ना मेंस फिजिक वाला, हाँ वो पहन के बेसिकली इतना हाँ, सब बेसिकली अब तो बर्मूडा या उसमें बहुत शॉर्ट्स सारे पहनकर। हाँ, अब उसमें भी एस्थेटिक बॉडी मांगते हैं। पहले आर्म्स वगैरह थोड़े चल जाते थे, लेकिन मेरे को देखा आर्म्स के वजह से पर उतार दिया, तो फिर वो भी बहुत ज्यादा टफ हो गया। अब उसमें भी साइज आने लग गया लोग। पहले मेंस फिजिक पतले पतले हुआ करते थे, नॉर्मल फिजिक एस्थेटिक, अब वो भी बॉडी बिल्डर ऐसे मैं क्लासिक फिजिक जैसे लगते हैं वो भी। मैं राहुल भाई अगेन मतलब मैं कोई कंट्रोवर्शियल डिस्कशन नहीं करना चाहता आपके साथ, बट जनरली मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए कि जून में हाँ प्रो शो हुआ जिसमें आप सेकंड आए थे कि Second आए थे। सेकंड आए थे, ठीक है। और नवंबर में दोबारा से प्रो शो हुआ तो आपकी कोई रैंक नहीं आई उसमें, ऐसा क्यों? जजों को लगा कि मेरा आर्म्स का साइज ज्यादा बड़ा है, बट जून में उनको जून में लगा उनका कि मेरी क्लाविकल बोन, मेरी चेस्ट छोटी है। उनको लगा कि मेरी जो चेस्ट है ना वो छोटी है, और इस बार उनको मेरा आर्म्स बड़े लगे। बट इतना फर्क हो जाता है कि 6 महीने में आर्म्स तो मेरे ऑलरेडी छोटे थे इस बार, मैंने तो करा ही नहीं ट्रेन जून के बाद, मुझे पता चल गया था क्राइटेरिया। लेकिन वो एक्सक्यूज, अब जज है वो जो भी बोल रहे हैं। अब देखो जज से ऊपर तो हम हो नहीं सकते ना, हमारे को जो बोलेंगे वो तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब मेरे कोच कहते हैं ना कि आप सेकंड आओ चाहे आप 10th आओ, वो 10th सेकंड भी 10th के बराबर ही है, ठीक है। तो और जो प्रो कार्ड ले गया वही विनर है। हाँ, जो जीता वही से हाँ बस, आप चाहे 10th आओ चाहे 4th आओ, मुझे मतलब नहीं है, जब तक आप शो क्लियर नहीं करोगे आप विनर नहीं हो। सेकंड वाले को कोई नहीं पूछता, जब आप सेकंड तब भी आपको किसी ने नहीं पूछा, आज आप 10th तो तब भी आपको लोग इतना ही प्यार कर रहे हैं, ठीक है। जब आप प्रो कार्ड जीतोगे उस दिन बात करेंगे, उस दिन बोलना हाँ आज मैं विनर हूँ। बट क्या आप निराश हुए थे जब आपको कोई हाँ, मेरे को रैंक बहुत नहीं सारे मिली? सवाल थे कि हाँ, मतलब यार मैं एकदम सडनली 10th, इतनी फॉर्म खराब तो नहीं थी। मुझे लगा देखो मैं भी एक एथलीट हूँ, इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरी फॉर्म क्या है, ठीक है। मैंने बहुत सारे गेम कंप्लीट करे, तो मैं उस श्योर था कि यार नहीं मैं विन होऊंगा इस बार, भगवान की कृपा होगी। अच्छा आपका ये ऐसा हाँ था कि आप फर्स्ट आओगे? हाँ, मुझे लगा, जो कॉन्फिडेंस सबको होता है, हर बंदा फर्स्ट आने के लिए आता है, तो मैं भी सोचा फर्स्ट आऊंगा इस बार, इतनी अच्छी फॉर्म लेके जा रहा हूँ, बेल्ट बड़े, चेस्ट बड़े, पूरे राउंड बेली, बैग और अच्छी, ऑब्लिक्स और शार्प लेके, लेग्स भी मैं इंप्रूव करके गया, अपनी काफ भी इंप्रूव करके गया। अब देखना मेरी फॉर्म, ठीक है। पोजिंग मैंने काफी सुधारी अपनी। उसके बाद ये चीजें, तो मैं मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं 2 दिन तक तो घर से निकला नहीं बाहर, कि फिर मैंने मैसेज करा इनके जो जज थे ना, उनको मैंने मैसेज करा स्टीव को कि मतलब क्या प्रॉब्लम है ना, कि मेरे को बताओ मेरे क्या वीक पॉइंट्स है, किस पे मुझे काम करना है। तो उन्होंने एक ही बोला कोई वीक पॉइंट्स नहीं है और सारी चीज़ ठीक थी आपकी, बस आपके आर्म्स का साइज बड़ा था और अभी क्राइटेरिया चेंज हुआ है, तो इसलिए आपको टॉप 5 से बाहर रखा है। अभी क्राइटेरिया चेंज हुआ मतलब जैसे नवंबर में था प्रो शो, हाँ, तो कब क्राइटेरिया तो 4-5 महीने शायद पहले चेंज हुआ, या तो 2-3 महीने पहले। तो ऐसे में जब भी कोई ऐसे प्रो शो के क्राइटेरिया चेंज होते तो क्या आपके पास कोई ऐसी नोटिफिकेशन या कोई इंफॉर्मेशन नहीं आता कि अब जो नेक्स्ट शो नहीं, है उन्होंने बोला था कि क्राइटेरिया चेंज होने वाला है, लेकिन उस टाइम पे हुआ नहीं था, और सडनली वहाँ चेंज हो गया और यहाँ से चीजें हो गई। क्योंकि मतलब जितना लागू नहीं हुआ था, वो लागू होने वाला था ओलंपिया के बाद। जितना मैं आपको फॉलो करता हूँ, इनफैक्ट आपके साथ साथ कुछ वो आपके कोच जो कुलदीप जी हैं उन्होंने भी कुछ वीडियोस बनाए थे, तो उससे मुझे ये लग रहा था कि आप दोनों ही खुश नहीं है रिजल्ट से। हाँ, रिजल्ट से वो इतनी मेहनत उन्होंने मेरे ऊपर करी, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो आगे से अब कोई भी बॉडी बिल्डर को कोच नहीं करेगी। उनके किसी भी बॉडी बिल्डर के साथ ना, मतलब उनको भारी रखा गया, तो इसलिए कोच को तो दुख होता ही है, उतनी मेहनत कर रहा है, वो अपने सारे काम छोड़ के, अपनी फैमिली सबको छोड़ के हमारे पीछे लगे हुए हैं, सुबह शाम हमको ट्रेनिंग करा रहे। तो अब क्या रियलिटी में वो किसी को कोच नहीं कर रहे कुलदीप जी? हाँ, वो अब नहीं कराते कोचिंग किसी को, मैं ही नहीं जा पा रहा। देखो आप हफ्ते में 1 दिन मिलते भी या 10 दिन में जब उनके पास टाइम होता है, ठीक है। मतलब शेड्यूल लिख दिया है, वर्कआउट के लिए भैया भी टाइम नहीं दे पा रहे। ऐसा नहीं टाइम नहीं देंगे, मैं बोलूंगा तो आएंगे, लेकिन मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मुझे सब कुछ पता ही है, जो भैया ने सिखाया है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। हाँ, जब मुझे लगेगा कि मैं एफर्ट नहीं लगा पा रहा तो मैं उनके पास जाऊंगा, और वो बोलते हैं जब आपका दिल करे आप मुझे बोल दिया करो, लेकिन मैं तंग नहीं करना चाहता। उनके पास भी बहुत प्रेशर है, फैमिली है, सब कुछ है। तो अच्छा, आप मुझे ये भी बताओ कि एक कोच का क्या रोल होता है, क्योंकि हम कोच की बात ऑलरेडी कर रहे हैं। एक कोच का क्या रोल होता है? जैसे आप बोल रहे हो कि अभी मैंने सारा कुछ ट्रेनिंग सीख ली है, मुझे पता है आपने क्या क्या एक्सरसाइज करनी है,
बट मतलब ट्रेनिंग सीख लिएगा, मतलब ट्रेनिंग तो मुझे आती है, हाँ। मतलब मुझे कौन सी ट्रेनिंग करनी है जिससे मेरा मसल हिट, जो मैं अपने मसल को हिट कर पाऊँ, हाँ। कौन सी ट्रेनिंग से मेरे को इंजरी नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट आए मेरी मसल पे, कौन सा मतलब किस टेक्निक से करनी है, वो टेक्निक्स जो मेरे को एक प्रोग्राम बनाया है कि आपके शोल्डर में इंजरी है तो आपको ये वर्कआउट करना है, आपके बैक में इंजरी है, ग्लूट्स में आपके साइटिका बन जाता है तो आपको लेग्स में ये ट्रेन करना है, ये नहीं करना। बॉडी सबसे बनती है, बस मूवमेंट्स वगैरह थोड़ी सुधार के, हैवी लोड ना लेके, सुपर सेट बना के थोड़ा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे, स्लो और नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, रेशो रख के, तो आप ग्रो कर जाओगे। और मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरे को इंजरी नहीं हो रही है, कहीं जहाँ पेन होता था मैं 3 साल से, मेरे को इंजरी वहाँ पे पेन नहीं हो रहा। अब मैं अपनी ट्रेनिंग करूंगा तो मेरा एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन हो रखा है कि इसी हिसाब से ट्रेनिंग करनी है आपको, इंजरी फ्री रहना है। अगर इंजरी हो गई, बढ़ जाएगी, तो फिर हम कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी, और वो रुकनी नहीं चाहिए। तो कोच का ही रोल होता है, क्योंकि मेरी बॉडी से ज्यादा, आपकी बॉडी से ज्यादा ना आपका कोच जानता है आपकी बॉडी, समझता है कि क्या है, कैसी बॉडी है। श्योर। उन्होंने पढ़ा है आपकी बॉडी को, एक एक दिन पढ़ा है। तो हम अपने आप के बारे में कुछ नहीं जानते, आपकी बॉडी के बारे में आपसे आपके कोच से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। तो अब कोचिंग की बात कर रहे हैं, तो आप, मैंने देखा कि अब आप भी काफी एक्टिव हो कोचिंग में, आपके स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे मेडल्स भी लेकर आ रहे हैं शोज में। तो आप अपने आप को क्या आगे फ्यूचर में देखते हो कि मतलब एक टाइम के बाद आप भी कोच करना शुरू कर दोगे फुल टाइम? मैं कोचिंग में पता है क्या है कि बच्चों को ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ता है। कोचिंग का मतलब फुल टाइम जॉब। बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना, उनको मोशन लग गए, ठीक है, अगर उनके पिंपल्स भी आ गए ना, वो आपको फोन करेंगे, डाइजेशन नहीं हो रहा आपको फोन करेंगे, ठीक है, फिर ट्रेनिंग करानी है आपको, उनको शेड्यूल बना के। कोचिंग इतनी इजी नहीं है, मतलब आप अपनी फैमिली को भी नहीं टाइम दे पाओगे जब आप कोचिंग कराओगे। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मेंस फिजिक मैं क्लास पहले क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद कोचिंग कराऊंगा लिमिटेड बच्चों को। लिमिटेड मतलब 10-12 लौंडे बस, इससे ज्यादा कोचिंग, क्योंकि आप जब किसी को खड़े होकर ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो आपका कोई फायदा नहीं है लोगों से पैसे लेने का, कोई हक नहीं बनता कि आप पैसे लो उनसे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं कर पाते ढंग से, उनको टेक्निक सिखानी है, आपको लोड डालना सिखाना है, रेंज ऑफ मोशन, ठीक है ना, उनके जो वीक पॉइंट्स है उसके हिसाब से काम करना है बॉडी के ऊपर, वो आप कर नहीं पाओगे जब तक वो आपके पास आएंगे नहीं, ठीक है ना। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। वो ग्रो नहीं करेंगे तो फिर आपका ग्रो नहीं करेंगे, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि यार वो इतना पैसा खर्चा कर रहा है। कोई आपके पास आ रहा है तो इसलिए आ रहा है कि मेरे को अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, और जैसे मेरे भैया मेरे कोच आगे बढ़े कि मुझे भी आगे, ये लालच में आते हैं कि मेरा भी नाम होगा। तो ये बहुत ही टफ है, और मैं कराऊंगा जरूर कोचिंग, लेकिन 10-12 बच्चों से ज्यादा नहीं। और मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, बस ये कि मैं 4-5 बिजनेस अपने 40 साल तक स्टैंड करना चाहता हूँ, 40 ईयर तक। उसके बाद मेरे को बस खाली घूमना है मतलब फैमिली को लेके जितना स्ट्रगल करा है, फिर बस लाइफ जीनी है। हाँ, तो जो आप बिजनेसेस बता रहे हो, क्या बिजनेस आप करना है? मेरे प्लान हो रखे पहले ही, बस मैं शो के वेट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, बस खाली और आ भी जाएगी। बहुत सारे भाई है अपने जो पैसा लगाने में। बट अभी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते कोई भी, क्या क्या सोच रहे हो आप, किन लाइंस में? नहीं, वो जब पूरे हो जाए ना, मेरा मानना है मेरे घर वालों का कि जब तक आप, हाँ, सब पे प्लानिंग चल रही है, जब वो होंगे तो एक एक करके सारा। बट वो फिटनेस से रिलेटेड है, कुछ अलग ही है? फिटनेस रिलेटेड भी है, कुछ डेली बेसिस पे जो यूज होते हैं उसके ऊपर भी है। ओके, चलो ठीक है, वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जैसे इसमें सक्सेसफुल हो रहे हो, हाँ जी, आप उसमें भी सक्सेसफुल। हाँ, नहीं वो तो खैर सब आप लोगों का प्यार है, और अपने को प्रमोशन की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे अपने इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर है सारे, तो हम वो हमारी कर देंगे, मतलब हम उनकी कर देते हैं, और क्या। ठीक है। राहुल भाई, अब ये बताएं कि अभी करंटली आप किस शो की प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं अभी मेरे को तैयारी तो 1 महीने पहले स्टार्ट कर देनी थी, लेकिन बहुत सारे त्योहार, शिवरात्रि वगैरह सारी चीजें आ गई थी, और कुछ मैं बिजी भी था थोड़ा सा काम को लेकर के। तो मतलब 1 हफ्ता हुआ है मुझे प्रेप स्टार्ट करेंगे, और मैं बाहर के शो खेलूंगा। और दिल्ली वाला शो ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नहीं खेलूंगा या खेलूंगा, जब तक मेरे कोच नहीं कहेंगे। जिस दिन वो मेरे को बोलेंगे कि भाई दिल्ली में शो खेलने, इंडिया के शो खेलने, तो खेलेंगे उस दिन। लेकिन अभी मेरे को बाहर जाना है। अच्छा, तो आप अप्रैल एंड तक बाहर जाना है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जून में प्रो शो है। हाँ, आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे? वो मेरे कोच के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो बोलेंगे। अच्छा, बड़ा भी हाँ, मैं अब खुद डिसीजन नहीं ले सकता कुछ नहीं। ओके,
तो कौन से इंटरनेशनल शोज के लिए आप तैयारी? यूरोप जाएंगे, यूरोप में 8-10 कंट्रियां लग जाती है, हाँ। बैक टू बैक लग देखेंगे, जो मतलब महीने 1.5 महीने में हो शो ना, 4-5 शो वो खेल के आ जाएंगे उसको। क्योंकि यूएस का तो वीजा लगेगा नहीं, उसको तो 1 साल लगेगा पूरा वीजा, आपको पता है बहुत tough अभी होता इस समय तो काफी वेटिंग चल रही है। हाँ। यूरोप का लगाएंगे बस। यूरोप का चक्कर लगाएंगे। एक्चुअली यूरोप ज्यादा सुंदर भी है यूएस हाँ। मैं तो गया हुआ हूँ, तो यूएस में इतना हाँ, यूरोप का वीजा विदिन 1 मंथ में लग जाता है, हाँ। 10 दिन 15 दिन में लग जाता है, लोग हैं अपने पास दोस्त। तो कौन कौन से, मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए आप बताएं कौन कौन से शोज होते हैं बाहर, क्योंकि मुझे पता है बाहर भी शेरू क्लासिक तो होता ही है काफी। हाँ, बहुत सारे शो होते हैं बाहर। अभी वो पूरी लिस्ट है, मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा, एक बार देखना पड़ेगा मेरे को ना। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो अब थोड़ा आपकी ट्रेनिंग पर बात करते हैं। आप कितना घंटा वर्कआउट करते हो, क्या क्या एक्सरसाइज करते हो? जैसे अगर मैं किसी से बात नहीं कर रहा, मेरे पास स्टूडेंट आ जाते हैं, मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ तो कई मेरे टाइम पे आ जाते हैं। अगर वो लोग नहीं है तो मैं 20 से 25 मिनट में वर्कआउट निपटा देता हूँ, अच्छा, अगर वो नहीं है तो बच्चे। और अगर बच्चे हैं और वो मैं उनको ट्रेनिंग भी करा रहा हूँ, अपनी भी कर रहा हूँ, ठीक है, या कुछ काम आ गया तो 1 घंटा भी लग जाते हैं। तो हर दिन ये स्टैंडर्ड रहता है हाँ, आपका? ये कोई standard। कभी कम ज्यादा, या जब ऑफ सीजन ऑन सीजन टाइप मतलब कोई एक कुछ फर्क नहीं? नहीं, कोई फर्क नहीं, यही वर्कआउट है। अच्छा, 365 दिन सेम। हाँ जी। और आप हफ्ते में कितने दिन करते हो? 5 दिन। 5 दिन करते हैं। कार्डियो वगैरह? कार्डियो अभी 30 मिनट करता हूँ, वो मेरा डेली का है। अच्छा। गेनिंग हो चाहे कटिंग हो, बीच में जब ऑफ सीजन जाते हैं तो थोड़ा सा 1-1.5 महीने रेस्ट करके फिर उसके बाद रेगुलर स्टेप कर लेते हैं। ज्यादा चलना, जिम में है तो मतलब चलते रहो, 5000-7000 स्टेप कर लो पूरे दिन में, तो उससे हो जाता है? हाँ उससे। थोड़ा अपना डाइट के बारे में बताएं कि आप, मतलब बिकॉज एक्सरसाइज करने से ज्यादा आपकी डाइट क्या है उस पर काफी हाँ, मैं dependent रहते हैं। सबसे पहले तो मैं डाइट को ही प्रेफर करता हूँ। कोई भी चीज़ आपको आगे नहीं लेके जा सकती, मेरा मानना है, सबका ही मानना है अच्छे बॉडी बिल्डरों का, बिना डाइट के आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा मसल मास चाहिए, लीन बल्ब चाहिए आपको, बढ़िया एक अच्छा बॉडी बिल्डर, आपको फ्यूचर में आपको लंबा चलना है, तो आपको सिर्फ डाइट के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है ना। वो बहुत सारी चीज़ें सप्लीमेंट वगैरह ये सिर्फ आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं रिकवरी में, लेकिन मेन जो रोल होता है हमारी डाइट का ही। अगर आपको बड़ा होना है और आपको एक अच्छा खासा मसल मास चाहिए, तो वो डाइट ही है जो आपको आगे लेके जाएगी, और उसको आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। मतलब डाइट तो खानी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हर 2.5 घंटे में आपको मील चाहिए तो चाहिए, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग माइक्रोस काउंट करके। आप डिपेंड क्या करता है कि आप routine follow गेनिंग करते कर रहे हैं, हो कटिंग। मेरा गेनिंग कटिंग अलग अलग प्रोग्राम होता है। जब मैं गेनिंग में होता हूँ तो हाई कार्बोहाइड्रेट लो प्रोटीन, ठीक है ना। जब कटिंग में होता हूँ तो हाई प्रोटीन लो कार्ब। मेरी पूरे दिन की 6 मील होती है, ठीक है। 5 हो जाए तो बहुत है, 6 तो बहुत ही ज्यादा है, जो मतलब कर ले तो वो तो बहुत ही तगड़ा हो जाएगा, लेकिन 5 तो कोशिश करते हैं कि 5 मील हो जाए पूरी, जिसमें प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन को हटा के। प्रोटीन को हटा के। इसके अलावा जैसे सबका कोई अपना अपना बॉडी पार्ट एक फेवरेट होता है। हाँ। आपका क्या फेवरेट बॉडी लेग्स पार्ट? मेरा फेवरेट है, जो बार बार इंजरी हो जाती है। कहाँ इंजरी आपकी? मेरे लेग्स में है 2-2.5 साल से, ये मेरी लेग्स है ना, इस लेग से मेरी 6 इंच छोटी हो गई थी। मतलब शेरा देखा आपने, शेरा पाजी, हाँ। उनके जैसी टांग हो गई थी मेरी। तो ऐसे कैसे, मतलब? हो गई, आर्टरीज सारी यहाँ डैमेज हो गई थी मेरी। आर्टरीज है ना वो सारी डैमेज, ब्लड फ्लो बंद हो गया था, सुन बढ़ गई थी टांग, तो इसमें मुझे फील नहीं होता था कुछ भी, नहीं फ्लेक्स होती थी, मसल माइंड कनेक्शन बंद हो गया था। जैसे मैं फ्लेक्स करता था ना तो दिमाग यहाँ पे प्रेशर नहीं डालता था। जैसे माइंड से सोच रहे हैं ना मुझे गिलास उठाना है, तो आप उठा रहे हो, आपने बोला पैर को सीधा करना है तो सीधा, अब मैं इसको बोल रहा हूँ सीधा कर, सीधा तो कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको फ्लेक्स कर, हाँ टाइट कर, तो ये मन में करा कि टाइट कर, तो वो चीज़ नहीं होती थी, लूज ही रहती थी, फील नहीं होता था। अभी ठीक है? हाँ अब ठीक है 10% अभी रिकवरी बची है। लेग्स जो है आपका फेवरेट बॉडी पार्ट है, और यही मेरी सबसे ज्यादा इंजरी होती है। और क्या एक्सरसाइज आप फॉलो करते हैं लेग्स के लिए? लेग्स में मैं स्क्वाट नहीं मारता कभी भी, मैं ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा लेग एक्सटेंशन, अडक्टर, लेग प्रेस, वॉकिंग लंजेस, फ्री स्क्वाट, ये सब, सीसी स्क्वाट। तो मतलब जो मैंने सुना है अभी लेटली जो चेंजेस हुए हैं शोज के लिए, हाँ। उसमें अब ऐसा नहीं होगा कि लेग्स को भी, मतलब कुछ पोर्शन लेग्स का भी देखें? हाँ तो लेग्स अपना अच्छा है, इतना वीक नहीं है, मतलब ठीक है, मेंस फिजिक के हिसाब से ठीक है। हाँ क्लासिक के हिसाब से थोड़ा कम है, वो मैंने करा है मेंटेन। पिछली बार दिल्ली में थोड़ा सा कम था, लेकिन इस बार मुंबई में मैं सही करके गया था। ओके, हाँ रिकवरी हो गई थी। श्योर। और जो पहला मैंने प्रो कार्ड जीता था ना, उसमें तो मेरी लेग्स थी नहीं,
बिल्कुल डंडी थी, क्योंकि तभी उस टाइम की इंजरी थी। उस टाइम पे मेरी छोटी टांग थी इतनी पत्ती पत्ती से। मेरा डोला आप देख लो 19 इंच की थी मेरी थाई। अच्छा, ये जितना आपका डोला, बाइसेप है हाँ उतनी इतनी आपकी- थाई थी मेरी ये वाली। और ये सही थी 27-28 थी, और ये इतनी सी टांग थी। अच्छा, ये भी था कि मतलब हाँ एक छोटी बड़ी थी ना, ये छोटा हो गया था, ये 19 रह गई थी, 19-20, और ये थी मेरी 27-28 जब मैं वो खेल रहा था। तभी मैं बिल्कुल लोअर यहाँ तक ढीला पहन के गया था। लास्ट टाइम से राहुल भाई मैंने देखा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने थोड़ा मसल लीन करा है अभी। हाँ। ऐसा है क्या कि मुझे लग रहा नहीं, है, या अभी मे मैं बी आपने cutting आज कर- ब्लैक पहन रखा है तो इसलिए थोड़ा मुझे लग रहा हाँ नहीं, मैंने लीन करा है, मैंने आर्म्स का साइज कम करा है अभी। आर्म्स में कर नहीं रहा काफी टाइम से, आर्म्स को कम कर रहे हैं अभी। बट आर्म्स तो वैसे भी एक्टिवेट हो ही जाती हैं, आप हाँ। कुछ भी एक्सरसाइज करो तो। हाँ नहीं, लेकिन वो पर्टिकुलर एक्टिवेट तो खैर हो ही जाती है, लेकिन अगर आपको अच्छा खासा मसल मास चाहिए, साइज चाहिए आपको अपने आर्म्स में, तो आपको वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा। हम्म।